जब हम लोग गुड्स को इंपोर्ट करवाते हैं इस पर्पस के लिए कि हम फर्दर इसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसको बोलते हैं एंट्रेपोर्ट। उसको क्या बोलते हैं? एंट्रेपोर्ट ट्रेड। When you are importing something for the purpose of export, then it is known as entrepot trade, right? हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि कितने टाइप के वेयर हाउसेस होते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि वेयर हाउस होता क्या है, तो फिर से अगर रिकैप करें तो वेयर हाउस आर बेसिकली जहां पे मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स अपने गुड्स स्टोर करते हैं, राइट? क्यों स्टोर करते हैं अपने गुड्स? बेसिकली कंज्यूमर्स जो डिमांड करते हैं वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं करते हैं, अलग अलग टाइम पे कंज्यूमर्स की डिमांड होती है गुड्स की, लेकिन जो प्रोडक्शन होता है वो एक टाइम पे होता है। तो कैसे कंज्यूमर्स को डिफरेंट टाइम पे चीजें दें, ये पॉसिबल हो पाता है बेसिकली वेयर हाउसेस से, जहां पे प्रोड्यूसर गुड्स को स्टोर करता है और वो धीरे धीरे रिलीज करता है जब जब कंज्यूमर्स की डिमांड होती है, राइट? तो हम लोगों को वेयर हाउस देता है टाइम यूटिलिटी, दैट इज एक जो प्रोडक्शन का टाइम है और एक जो कंजम्पशन का टाइम है, इसके बीच में एक टाइम गैप होता है और ये टाइम के लिए हम लोग गुड्स को स्टोर करके रखते हैं वेयर हाउसेस में, राइट? अब पहले के जो वेयर हाउसेस होते थे वहां पे आप फ्लोर में गुड्स रखते थे और उसको सेफली रख देते थे, लेकिन अब के जो वेयर हाउसेस हैं अब वो कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। इसमें क्या होता है कि आपको पूरी नॉलेज मिल सकती है कि कितने गुड्स आपके पास स्टोर्ड हैं। ऑटोमेटिक जो ड्राइवरलेस व्हीकल्स हैं वो उन गुड्स को लोड करती है, अनलोड कर देती है ट्रक्स में और फिर वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए चले जाते हैं। तो बेसिकली अब के जो वेयर हाउसेस हैं वो पुराने टाइप के नहीं रहे जिसमें सिर्फ गुड्स को स्टोर करने की जगह माना जाता था, लेकिन अब के जो हो गए हैं वेयर हाउसेस वो काफी चेंज हो गए। अब कितने टाइप के वेयर हाउसेस होते हैं हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला वेयर हाउस होता है प्राइवेट वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउस क्या होते हैं? प्राइवेट वेयर हाउस बेसिकली जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें प्राइवेट वेयर हाउसेस में, अब जैसे अदानी एंटरप्राइजेस का खुद का वेयर हाउस होगा, ऐसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अपना खुद का वेयर हाउस रखती है, ऐसे ही अमेजोन का भी अपना खुद का वेयर हाउस है। अब कंपनीज को वेयर हाउस की जरूरत पड़ती क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि गुड्स जब मैन्युफैक्चर होते हैं, हमेशा जब भी आप देखेंगे गुड्स के पीछे तो एक लिखी होती है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। वो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर एग्जांपल है 1 अप्रैल 2020, लेकिन आप उन गुड्स को यूज कर रहे होंगे अप्रैल के 2022 में। तो ये कैसे पॉसिबल है? बेसिकली गुड्स बन जाते हैं पर्टिकुलर डेट पे, लेकिन हमेशा कंज्यूम नहीं होते हैं उसी ईयर में, तो उसके लिए हम लोग गुड्स को क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। तो प्राइवेट कंपनीज को रिक्वायरमेंट होती है कि वो इन गुड्स को स्टोर करके रखें जब तक कंज्यूमर्स उनको डिमांड नहीं कर रहा है, राइट? तो अगर देखा जाए प्राइवेट वेयर हाउस कौन से हैं? जो ऑपरेट करते हैं, ओन करते हैं और लीज करती हैं कंपनीज जिनके पास बल्क में गुड्स होते हैं। फिर उसके बाद अब ये रिटेल चेन स्टोर्स भी मेंटेन करते हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि आप डीमार्ट गए तो डीमार्ट में आपको हर एक वो गुड मिलता है जो आपको चाहिए। अब ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वो लोग अपने पास इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, वो अपने पास स्टॉक की पूरी डिटेल्स रखते हैं कि कितना स्टॉक उनके पास पड़ा हुआ है और कितनी डिमांड हो रही है, कितना सेल हो चुका है। इसके अकॉर्डिंगली वो बार बार अपनी इन्वेंट्री को अपडेट कर रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं उतना स्टॉक जितना कंज्यूमर्स को डिमांड हो रहा है, राइट? तो ये बेसिकली प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी अपने पास वेयर हाउस रखते हैं। और एक एफिशिएंट वेयर हाउस का रूल ये होना चाहिए कि हमेशा वो एक प्लान्ड आउटपुट रखे, कितना मार्केट में सेल होने वाला है उसके अकॉर्डिंगली अपने पास इन्वेंट्री मेंटेन करें। फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट में गए, एक सेलर के पास जाते हो, उसको बोलते हो कि मेरे को पेंटोनिक का पेन चाहिए। अब वो कहता है कि भैया मेरे पास तो नहीं है, तो आप क्या करते हो? तुरंत दूसरे सेलर के पास चले जाते हो। अगर उस सेलर ने अपने पास इन्वेंट्री मेंटेन करके रखी होती तो आपको ऑप्शन नहीं मिलता कि आप दूसरी शॉप के पास जाते हैं, राइट? लेकिन क्योंकि उस सेलर के पास नहीं थी इन्वेंट्री तो आपको फोर्स होना पड़े कि आप किसी और से बाय कर रहे हो। तो इसलिए कंपनीज को रिक्वायर्ड होता है कि वो अपने पास इनफ इन्वेंट्री मेंटेन करे कि जैसे ही कंज्यूमर्स उनकी डिमांड कर रहा है वो तुरंत बायर को दे पाए, राइट? नाउ यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होता है जिसमें बेसिकली एंकरेज किया जाता है कि प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं और जब उसकी रिक्वायरमेंट है हम लोग उन गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। द बेनिफिट ऑफ द प्राइवेट वेयर हाउसिंग है कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है और आप उसको इजिली दे सकते हो जब भी कंज्यूमर की डिमांड है। अब सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही अपने पास मेंटेन नहीं करते हैं वेयर हाउस, ये होलसेलर भी मेंटेन करते हैं, रिटेलर भी मेंटेन करते हैं। पहले तो मैन्युफैक्चरर बल्क में होलसेलर को देते हैं, होलसेलर स्मॉलर क्वांटिटीज में रिटेलर को देते हैं, फिर रिटेलर फाइनली कंज्यूमर को देते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब पेन प्रोड्यूस होती है तो पेन प्रोड्यूस होती होंगी एक बार में 10 लाख पेन बनती होंगी एक बैच में। उसके बाद ये पेन फर्दर होलसेलर्स को दी जाती है। फॉर एग्जांपल उनको एक लाख क्वांटिटी दी जा रही है। अब उस 1 लाख क्वांटिटी में से होलसेलर क्या करता है?
अलग अलग कंज्यूमर्स को या तो अलग अलग रिटेलर्स को स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में 10-10 हजार या तो हजार क्वांटिटीज देता है। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वेयरहाउस में इसकी पूरी लेबलिंग होती है और पूरी उसकी पैकेजिंग होती है स्मॉल लॉट्स में, जिसमें कंज्यूमर्स या रिटेलर्स डिमांड करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट, पब्लिक वेयरहाउस क्या होते हैं? देखिए, पब्लिक वेयरहाउस आर बेसिकली जो गवर्नमेंट मेंटेन करती है। अब आप खुद सोचिए, जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने खुद के वेयरहाउस तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि उनका एक कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा एक वेयरहाउस बनाने में। तो क्यों ना वो पब्लिक वेयरहाउस की हेल्प ले लें, जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट अपने खुद के वेयरहाउस बनाती है। इस वेयरहाउस में वो बेसिकली फैसिलिटी देती है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, कि वो लोग अपने गुड्स यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और इसके बदले में ये उनसे लेते हैं फीस और चार्जेस, राइट। तो ट्रेडर्स को छोटा सा एक नॉमिनल फी देना होता है, जिसके बदले में वो अपने गुड्स स्टोर कर सकते हैं और जब कंज्यूमर्स डिमांड करेंगे वो उनको सेल कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे जो टी है, टी मैन्युफैक्चर होती है आसाम में, राइट। ये एग्जांपल हम सुनते आए हैं। इसके बाद जो ये टी है, सिर्फ आसाम में तो कंजम्पशन होता नहीं होगा। अब उसका फॉर एग्जांपल यूपी में डिमांड आ रही है, उसकी मध्य प्रदेश में डिमांड आ रही है, उसकी बिहार में डिमांड आ रही है, और कह सकते हैं कि उसकी डिमांड दिल्ली में भी आ रही है। अब आसाम में जहां ये मैन्युफैक्चर हो रही है टी, तो क्या करता है यहाँ का मैन्युफैक्चरर? अब वो हर जगह तो अपने वेयरहाउस मेंटेन करेगा नहीं, राइट। क्योंकि अगर वो सोचे कि मैं यूपी में एक वेयरहाउस बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर महीने महीने डिमांड आते रहती है टी की, ऐसे ही एमपी में भी डिमांड आती रहती है हर महीने, क्यों ना मैं यहाँ पे भी वेयरहाउस बना लूँ, एक बिहार में बना लूँ और एक दिल्ली में बना लूँ। देखो, मैन्युफैक्चरर का मेन काम होता है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दें, कि वो इनपुट को अच्छे से आउटपुट में कन्वर्ट करें। तो वो ये हेडेक बेसिकली पब्लिक वेयरहाउस में शिफ्ट कर देता है, जिसमें पब्लिक वेयरहाउस गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप अपने अलग अलग वेयरहाउस, बेसिकली गवर्नमेंट के अलग अलग जगह में वेयरहाउसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट का एक वेयरहाउस होगा यूपी में, गवर्नमेंट का दूसरा वेयरहाउस होगा मध्य प्रदेश में, ऐसे बिहार में और दिल्ली में। अब अगर वो ट्रेडर जो आसाम में बैठा है, अगर वो गवर्नमेंट के इस पब्लिक वेयरहाउसेस की हेल्प ले, तो वो इजीली गवर्नमेंट के अलग अलग लोकेशन पे वेयरहाउसेस में अपने गुड्स रख सकता है। पहला बेनिफिट कि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट जाता है वेयरहाउसेस बनाने का अलग अलग लोकेशन में, वो बच गया। दूसरी चीज, जो उसको एम्प्लॉयज बैठाने पड़ते हर जगह, उसका पैसा बच गया। और तीसरा, जितना ये पूरा फंड ब्लॉक करता इन सब एक्टिविटीज को मैनेज करने में, वो भी पैसा बच रहा है। तो इसके लिए बस उसको एक छोटी सी फीस देनी होती है। पर इसमें गवर्नमेंट क्या एडवांटेज देती है कि आप अलग अलग लोकेशंस में गुड्स मेंटेन कर सकते हो पब्लिक वेयरहाउसेस के अंदर। एक और बेनिफिट है कि गवर्नमेंट ये फैसिलिटी देती है कि अगर अब आपको यूपी के किसी पर्टिकुलर लोकेशन में से कानपुर में ये गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाने हैं, कंज्यूमर तक पहुंचवाने हैं, तो ये फैसिलिटी भी आपको गवर्नमेंट देती है कि आप यहाँ पे गुड्स भी स्टोर कर लो। अब जब ट्रांसपोर्टेशन होने होंगे तो आप आसाम से बस ऑर्डर देना कि भैया ये कहाँ पे जाने हैं कंज्यूमर को, कानपुर में, वो सेल कर देंगे वहां पे जाके, राइट। तो ये भी एक बेनिफिट है कि ट्रांसपोर्टेशन भी किसने संभाल ली? गवर्नमेंट संभाल ली। बदले में क्या देना है? एक फीस, एक चार्ज देना है, जिसके लिए आपको ये पूरी सर्विसेज मिल रही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ने पार्ट्स जगह देके रखी है, अलग अलग स्पेसेस देके रखी हैं लोगों को, जहां पे वो इजीली अपने गुड्स स्टोर कर सकते हैं और जब कंज्यूमर्स की डिमांड होगी वो उनको रिलीज करते रहेंगे, राइट। अब जैसे कि हमने देखा कि कानपुर में कंज्यूमर है तो उसको हमने दे दिए गुड्स। ऐसे ही मध्य प्रदेश में कोई कंज्यूमर है जो भोपाल में सिचुएटेड है, अब उसको भी चाय जानी है। कैसे जाएगी? जब गवर्नमेंट बेसिकली अलाउ करेगी कि हम आपको रोडवेज या रेलवेज की हेल्प से इजीली गुड्स पहुंचवा देंगे। तो ये सर्विसेज होती हैं पब्लिक वेयरहाउस की। तो देखिए, पब्लिक वेयरहाउस काम आती है स्टोरेज ऑफ गुड्स की, जिसमें ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स या तो मेंबर्स ऑफ द पब्लिक स्टोर कर सकते हैं। बदले में क्या बात करी अपन ने? बदले में इनको देनी होती है स्टोरेज फीस या चार्जेस। अब गवर्नमेंट पूरा रेगुलेट करती है इनका ऑपरेशन। गवर्नमेंट देखती है कि कितने गुड्स आप मेंटेन कर रहे हो हमारे पास और कितने गुड्स की डिलीवरी करते जानी है, ये सब गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इसमें जो ओनर होता है वेयरहाउस का, वो एक एजेंट की तरह है। इस एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन गुड्स को सेफली रखे, क्योंकि अगर आप अपने गुड्स वेयरहाउसेस में रख रहे हो तो मेन आपका क्राइटेरिया वेयरहाउस में रखने का क्या है कि गुड्स सेफ रहने चाहिए। तो यहाँ पे जो एजेंट है वो इंश्योर करता है कि गुड्स आपके सेफली रखे हुए हैं, राइट। तो सबसे पहला तो एक सेफ्टी होनी चाहिए गुड्स की। इसके बाद ओनर ऑफ द गुड्स यहाँ पे एक्सपेक्ट करता है कि वो एप्रोप्रिएट केयर करे गुड्स की और ऑल्सो वो फैसिलिटीज दे ट्रांसपोर्टेशन की।
जैसे कि हमने बात करी कि अलग अलग वेयर हाउसेस में जब गुड्स रखे जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक मध्य प्रदेश में रखा था, एक उत्तर प्रदेश में गुड्स रखे हुए थे, तो अब फर्दर गवर्नमेंट एक फैसिलिटी देती है कि उसको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कंज्यूमर तक भी पहुंचा देगी। इसको बोलते हैं हम लोग वेयर हाउस की फैसिलिटी, जिसमें पब्लिक वेयर हाउस में आप गुड्स रख सकते हो, एक नॉमिनल फीस देनी पड़ेगी और आपके गुड्स सेफ रहेंगे गवर्नमेंट के पास। नाउ फिर आता है कि स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स की ज्यादा हेल्प लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए कन्वीनियंट है कि उनको अपने खुद के वेयर हाउस नहीं बनाने। जैसे कि हमने देखे कि अगर वो खुद के वेयर हाउसेस बनाते हैं तो उनका बहुत लमसम कॉस्ट आ जाता, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट अपने वेयर हाउस यूज करने की फैसिलिटी देती है। इसमें कोई फिक्स कॉस्ट भी नहीं लगा और केपेबिलिटी है कि वो वैल्यू एडेड सर्विसेज, पैकेजिंग और लेबलिंग की भी बेनिफिट ले सकता है। मतलब अगर अब इस मैन्युफैक्चरर को छोटे छोटे लॉट्स में गुड्स को पैक करना है तो वो इजीली वहां पे पैक कर सकता है और इजीली सेल कर सकता है कंज्यूमर्स को। क्योंकि देखो, जब गुड्स बनते हैं तो वो बनते हैं बल्क क्वांटिटी में, लेकिन जो कंज्यूमर डिमांड करता है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में करता है, तो उसके लिए पैकेजिंग करनी पड़ती है हम लोगों को अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द कंज्यूमर। सो ये कैसे पॉसिबल है? जब हम लोग वेयर हाउसेस में इन गुड्स को पैक करते हैं और लेबल करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। इसके बाद बॉन्डेड वेयर हाउसेस। अब बॉन्डेड वेयर हाउसेस क्या होते हैं? बहुत ध्यान से समझना। बॉन्डेड वेयर हाउसेस बेसिकली वो होते हैं जिसमें गवर्नमेंट आपको एक परमिशन देती है कि आप गुड्स इंपोर्ट करवाइए और जब तक ये कंज्यूमर डिमांड नहीं कर रहा है तब तक आप गुड्स इन बॉन्डेड वेयर हाउसेस में रख सकते हैं, और जैसे ही कंज्यूमर्स इसकी डिमांड करें आप कस्टम ड्यूटी भरिए गवर्नमेंट को और आप अपने गुड्स को बेच दीजिए। राइट? फिर से, क्या है ये बॉन्डेड वेयर हाउस? इसमें एक फैसिलिटी दी जाती है ट्रेडर्स को कि आप इंपोर्टेड गुड्स जो आपने दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करवाए हैं आप उसको हमारे पास स्टोर कर दीजिए इस बॉन्डेड वेयर हाउस में, और आप तब तक कस्टम ड्यूटी मत दीजिए जब तक ये गुड्स आपके कंज्यूमर्स की डिमांड ना आ जाए कि उनको ये गुड्स चाहिए। तो पहली चीज तो ट्रेडर का पैसा बच गया, जो उसका पैसा ब्लॉक हो जाता एक गवर्नमेंट को इंपोर्ट कॉस्ट देने में, एक इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी देने में। दूसरी चीज कि ये गुड्स की जब रिक्वायरमेंट होगी तब ये इजीली गुड्स चले भी जाएंगे कंज्यूमर के पास। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। तो बॉन्डेड वेयर हाउस आर लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट द इंपोर्टेड गुड्स, कि इंपोर्टेड गुड्स यहां पे आप रख सकते हो प्रायर टू द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस जब तक एक ट्रेडर नहीं देगा तब तक ये गुड्स कहां रखे रहेंगे? बॉन्डेड वेयर हाउसेस में रखे रहेंगे। दीज आर गुड्स जो इंपोर्ट किए जाते हैं दूसरी कंट्री से और इंपोर्टर्स को परमिट नहीं होता कि वो इन गुड्स को निकाल सकते हैं इस वेयर हाउसेस से जब तक वो कस्टम ड्यूटी ना पे कर दें। तो एक तरीके से देखा जाए तो है तो गुड्स स्टोर्ड, गुड्स तो एक सेफली रखे हुए हैं बॉन्डेड वेयर हाउस में, कोई टेंशन भी नहीं है, इजीली यहाँ पे आप डॉक्स में मेंटेन कर सकते हो एयरपोर्ट के पास जब तक कस्टम ड्यूटी पे नहीं हो रही है। इसके बाद इंपोर्टर्स आर नॉट इन अ पोजीशन, अगर इंपोर्टर्स की पोजीशन नहीं है कि वो नहीं पे कर पा रहे हैं अभी कस्टम ड्यूटी, तो उनके पास फैसिलिटी है कि वो गुड्स यहाँ पे स्टोर करके रखें। कब तक? जब तक कंज्यूमर्स इसकी डिमांड ना कर दें। यहां तो उनके पास ऑप्शन है कि बेसिकली अगर वो नहीं पे कर पा रहे हैं फुल में, या तो गुड्स इमीडिएटली अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो यहाँ पे बॉन्डेड वेयर हाउसेस में रख पा रहे हैं। गुड्स आर केप्ट इन दी बॉन्डेड वेयर हाउसेस बाय द कस्टम अथॉरिटी जब तक कस्टम ड्यूटी पेड नहीं हुई है, और गुड्स एक बॉन्ड में है जिसमें ओनरशिप तो इन इंपोर्टर की ही रहेगी, लेकिन बस वो रिलीज नहीं हो रहे हैं क्योंकि अभी तक कस्टम ड्यूटी नहीं पे की गई है। अब यहाँ पे ये वेयर हाउस की फैसिलिटीज है कि आप यहाँ पे ब्रांडिंग कर सकते हो, पैकेजिंग कर सकते हो, ग्रेडिंग कर सकते हो और ब्लेंडिंग कर सकते हो। ब्रांडिंग मतलब क्या होता है? बेसिकली अगर हम लोगों को कोई ब्रांड नेम देना है प्रोडक्ट को, इजीली हम इस वेयर हाउस में वहां पे उन गुड्स को पैक कर सकते हैं, लेबलिंग दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं गुड्स की, और ग्रेड भी कर सकते हैं। अब ग्रेडिंग मतलब क्या होता है? ग्रेडिंग ग्रेडिंग मतलब क्वालिटी के अकॉर्डिंग गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, क्वालिटीज के अकॉर्डिंग गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने देखा होगा एक बड़े चावल होते हैं और कुछ छोटे छोटे चावल भी होते हैं। तो ये बेसिकली जब चावल सारे आते हैं, एक मैन्युफैक्चरर जब देता है होलसेलर को तो वो पूरी लमसम क्वांटिटी में देता है। राइट? अब ये फार्मर दे रहा है अगर होलसेलर को भी तो वो लमसम क्वांटिटी में दे रहा है। अब होलसेलर का काम क्या होता है? उसको क्वालिटी के अकॉर्डिंग ग्रेड कर देता है, जैसे कंज्यूमर की नीड है उसको वो वाली ग्रेड की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा देता है। तो ये सब होता है वेयर हाउसेस में, जहां पे क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्वालिटी 1, क्वालिटी 2, क्वालिटी 3 के अकॉर्डिंग गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और फिर उसको रीपैक किया जाता है और कंज्यूमर को फिर सेल करने के लिए वो गुड्स रेडी होते हैं। तो इंपोर्टर्स में ब्रिंग देयर बायर्स। एक और फैसिलिटी है बॉन्डेड वेयर हाउसेस की कि अगर आप यहाँ पे गुड्स अपने रख रहे हो तो बेसिकली गवर्नमेंट आपको अलाउ कर रही है कि आप अपने कस्टमर्स को भी ला सकते हो। आप अपने कस्टमर्स को लेकर आओ, गुड्स के इंस्पेक्शन कराओ, और जब तक कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है तब तक आप अपने गुड्स यहाँ पे रखे रहो। राइट? तो यहाँ पे कंज्यूमर्स आ सकते हैं जिनको ये गुड्स लेने हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं गुड्स को,
उसके बाद सेलर उसको रीपैक कर सकता है और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उनको सेल कर सकता है जब भी कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं। दस इट फैसिलिटेट्स की मार्केटिंग ऑफ गुड्स आप कर पा रहे हो, आप उसको बेसिकली पार्ट में भी दे सकते हो जिस तरीके से भी आपको पे करना है। अब गुड्स कैन बी रिमूव्ड इन पार्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द इंपोर्टर्स एंड बायर्स। इंपोर्ट ड्यूटी लेकिन आपको पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो आप इंपोर्ट ड्यूटी पे करो गवर्नमेंट को और आप इजीली वो गुड्स रिलीज करवा लो। एक और फैसिलिटी है, यहाँ तो आप इंपोर्ट ड्यूटी एक बार में पे कर दो, यहाँ तो आप इंस्टॉलमेंट्स में भी गवर्नमेंट को दे सकते हो। आपने जैसे ही इंपोर्ट ड्यूटी दे दी आपके गुड्स पूरे रिलीज हो जाएंगे, राइट। इसके बाद इस बॉन्डेड वेयरहाउस में इंपोर्टर को अगर देखा जाए तो अपने फंड्स ब्लॉक नहीं करने पड़ते, क्योंकि उसका एक फंड ब्लॉक हो जाता अगर वो गुड्स बेसिकली गुड्स के लिए कस्टम ड्यूटी देता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कस्टम ड्यूटी देने का एक ऑप्शनल तरीका दे दिया है गवर्नमेंट ने कि जब आपकी गुड्स की डिमांड होगी आप तब कस्टम ड्यूटी देना, तो उनका एक कैपिटल भी ब्लॉक नहीं हुआ। इसके बाद जब तक वो गुड्स सोल्ड नहीं हो जाते तब तक आप इधर मेंटेन कर सकते हो। अब एक होता है एंट्री पोर्ट की फैसिलिटी। एंट्री पोर्ट क्या होता है, जब आप गुड्स को इंपोर्ट करवाते हो फर्दर एक्सपोर्ट कराने के लिए तो उसको बोलते हैं एंट्री पोर्ट। देखिए फॉर एग्जांपल इंडिया, अब इंडिया क्या करेगा, इंडिया अगर चाइना से कोई गुड्स लेता है, इंडिया क्या करता है चाइना से गुड्स लेता है, तो मतलब चाइना हुआ एक्सपोर्टर, चाइना हुआ एक्सपोर्टर क्योंकि वो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है, और इंडिया गुड्स खरीद रहा है तो मतलब इंडिया यहाँ पे क्या हुआ, इंपोर्टर हुआ गुड्स का। अब इस सिचुएशन में अगर इंडिया फर्दर अब ये गुड्स यूएसए को बेचता है, फर्दर ये गुड्स यूएसए को बेचता है, तो यहाँ पे अब इंडिया का स्टेटस क्या हो गया, एक्सपोर्टर का। इंडिया क्या बन गया, एक्सपोर्टर, और इंपोर्टर कौन बन गया, यूएसए, राइट। तो बेसिकली जब हम लोग गुड्स को इंपोर्ट करवाते हैं इस पर्पस के लिए कि हम फर्दर इसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसको बोलते हैं एंट्री पोर्ट। उसको क्या बोलते हैं, एंट्री पोर्ट ट्रेड। When you are importing something for the purpose of export, then it is known as entry port trade, right? तो बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पे सर्विस देती है कि अगर आपने बॉन्डेड वेयरहाउसेस में अगर गुड्स रख के रखे हो और ये गुड्स आपको यूएसए को बेचना है तो किसी दूसरी कंट्री को बेचना है, तो बिना कस्टम ड्यूटी आप ये पे किए भेज सकते हो, राइट। इवन इफ ही विशेस टू एक्सपोर्ट द गुड्स केप्ट इन द बॉन्डेड वेयरहाउस, वो कर सकता है विदाउट द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। अगर उसको एक्सपोर्ट करना है तो ही ये पॉसिबल है। मतलब आप गुड्स इंपोर्ट करवा लो, आपका स्टेटस है इंपोर्टर, अब आप फर्दर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो बिना कस्टम ड्यूटी दिए आप गवर्नमेंट को ये एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, राइट। इसको बोलते थे हम एंट्री पोर्ट फैसिलिटी। अब आता है गवर्नमेंट वेयरहाउस। गवर्नमेंट वेयरहाउसेस क्या होते हैं, गवर्नमेंट वेयरहाउसेस आप बेसिकली, अब गवर्नमेंट भी अपने पास वेयरहाउसेस मेंटेन करती है जो उन्हीं के लिए सिर्फ होते हैं, वो पब्लिक को अलाउ नहीं करती है कि वो अपने गुड्स स्टोर करें। अब गवर्नमेंट के वेयरहाउस का बेसिकली रोल क्या होता होगा, देखिए अब हमें पता है कि इंडिया बेसिकली एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग हैं जो एग्रीकल्चर में अपना काम करते हैं, राइट। अब गवर्नमेंट यहाँ पे ये सर्विसेज देती है कि फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी हो रही है, फिर अगर देखा जाए बिहार में कोई प्रॉब्लम आ गई, फॉर एग्जांपल क्रॉप फेलियर हो गया क्योंकि यहाँ पे ड्रॉट आ गया था या तो कोई फ्लड आ गया था, ये सिचुएशन हुई, और वहीं पे यूपी में बहुत ज्यादा एक्सेस प्रोडक्शन हो चुका है, बहुत ज्यादा एक्सेस प्रोडक्शन हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट यूपी से ये सारे गुड्स लेकर आती है और उसको अपने वेयरहाउसेस में स्टोर करती है, उसको अपने वेयरहाउसेस में स्टोर करती है और देखती है जब भी किसी स्टेट में इसकी रिक्वायरमेंट होगी, जब भी किसी स्टेट में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, या तो फ्लड आ जाए या तो ड्रॉट आ जाए, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उन स्टेट से वो सारी चीजें लेकर आएगी जहां पे एक्सेसली यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है और उन स्टेट्स को देगी जहां पे उनकी बहुत कमी है। अब इससे क्या हो रहा है, एक तो प्राइस स्टेबिलिटी हो रही है। प्राइस स्टेबिलिटी दैट इज, हम लोगों ने ये बीच में भी देखा होगा कि जब टोमेटोज के प्राइस और अनियंस के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, क्यों बढ़ रहे थे, क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा थी और उसकी सप्लाई इतनी थी नहीं। तो गवर्नमेंट क्या करती है ऐसी सिचुएशन में, गवर्नमेंट महंगे रेट पे खुद खरीद लेती है और अपने पास वेयरहाउस में इसको स्टॉक कर लेती है। और जैसी गवर्नमेंट देखती है कि मार्केट में प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए तो गवर्नमेंट उनको बहुत सस्ते सस्ते रेटों में मार्केट में देना शुरू कर देती है कंज्यूमर्स को। अब जैसे ही सप्लायर्स देखते हैं कि गवर्नमेंट इतने सस्ते रेट पे दे रही है और इतनी मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो गई है, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस कम हो जाते हैं, राइट। इसको बोलते हैं हम लोग गवर्नमेंट वेयरहाउस की फैसिलिटी, जहां पे गवर्नमेंट अपने पास बफर स्टॉक में चीजों को मेंटेन करती है। और गवर्नमेंट का स्टोर करने का एक ही पर्पस है कि जब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उस सिचुएशन में इनको रिलीज करो और प्राइसेस को कम करवा लो।
और जिस सिचुएशन में प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर गए हैं उनको धीरे 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 मार्केट में बेचो और अपने पास स्टॉक करके रखो जब तक उसके प्राइसेस ऊपर ना आ जाए, राइट। तो इस तरीके से गवर्नमेंट अपने पास वेयर हाउस मेंटेन करती है। और एक और फैसिलिटी है, अब आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट ने राशन कार्ड्स बनवा के रखे हैं। इस राशन कार्ड के थ्रू जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग होते हैं उनको इजीली सस्ते रेट पे राइस, व्हीट, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो ये सब चीजें आखिर स्टोर कहाँ होती होंगी? ये सब स्टोर होती हैं गवर्नमेंट के वेयर हाउसेस में, जहां पे गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है कि गवर्नमेंट ये सब चीजों को स्टोर कर रही है और जब उनकी मार्केट में डिमांड है उनको धीरे धीरे रिलीज कर रही है, राइट। तो ये गवर्नमेंट वेयर हाउसेस फुली ओन्ड होते हैं, मैनेज होते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है। और एक और चीज, वही उनको पूरा सेटअप करती है। कौन सी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जो ये चलाती हैं? एक तो सुना होगा आपने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्ट्रीट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। ये कुछ गवर्नमेंट की पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, पब्लिक सेक्टर की, जहां पे गवर्नमेंट अपने वेयर हाउसेस मेंटेन करती है। इसके बाद आता है कॉपरेटिव वेयर हाउसेस। अब कॉपरेटिव वेयर हाउसेस क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि कॉपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। कॉपरेटिव सोसाइटी बेसिकली वो सोसाइटीज हैं जहां पे एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक सोसाइटी बनाई जाती है। जैसे अमूल बहुत अच्छा एग्जांपल है कॉपरेटिव सोसाइटी का। वो एक कॉपरेटिव सोसाइटी है जिसमें वो अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए यहाँ पे चीजें करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉपरेटिव सोसाइटी है उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, अब हर एक मेंबर जो इस कॉपरेटिव सोसाइटी का पार्ट है वो खुद के वेयर हाउस नहीं बना सकता। अगर वो इस कॉपरेटिव सोसाइटी का पार्ट है वो अपने गुड्स यहाँ पे स्टोर कर सकता है और ये कॉपरेटिव सोसाइटी को जब फील होता है कि इन गुड्स की मार्केट में डिमांड है वो उनको धीरे धीरे सेल कर सकती है। तो सेम जैसे प्राइवेट वेयर हाउसेस होते हैं वैसे ये कॉपरेटिव वेयर हाउसेस भी होते हैं जो कॉपरेटिव सोसाइटीज मेंटेन करती है अपने मेंबर्स के लिए, जिसमें मेंबर्स अपने गुड्स स्टोर कर सकते हैं और जब इनकी गुड्स की डिमांड होती है वो उनको धीरे धीरे रिलीज कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये हुआ मेंबर्स को कि उनको अलग से अपने वेयर हाउसेस नहीं लेने पड़े और उन्हें इजीली यहाँ पे स्टोर कर दिया, राइट। अब जितने भी पैसे हैं ये वेयर हाउसेस में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जो फीस या चार्जेस लगने चाहिए थे। तो ये कॉपरेटिव वेयर हाउसेस सम मार्केटिंग कॉपरेटिव सोसाइटीज ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेटिव सोसाइटीज अपने खुद के वेयर हाउस सेटअप करते हैं और यहाँ पे वो धीरे धीरे चीजें सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अमूल क्या करेगा? अमूल कंपनी एक अपना कॉपरेटिव वेयर हाउस बनाएगा जहां पे अलग अलग फार्मर्स को बोलेगा कि भैया आप अपनी सारी जितना भी आपका आउटपुट है आप हमारे वेयर हाउस में लाके दो। तो फार्मर 1, फार्मर 2 सब इस वेयर हाउसेस में जाके अपने जितने भी आउटपुट हैं वो रखेंगे। अब फर्दर जब ये वेयर हाउस में पूरा स्टोर हो जाएगा फिर उसको एक बार में ट्रांसपोर्टेशन करके धीरे धीरे कस्टमर्स को सेल किया जाएगा। तो यहाँ पे ये फैसिलिटी है कि सारे गुड्स एक जगह इकट्ठे होते हैं फिर कस्टमर्स को धीरे धीरे बेच दिए जाते हैं जैसे जैसे उनकी डिमांड होती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉपरेटिव वेयर हाउसेस। आई होप ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेयर हाउसेस अब आपको क्लियर होंगे कि कितने टाइप के वेयर हाउस होते हैं, प्राइवेट वेयर हाउस का क्या रोल है, बॉन्डेड वेयर हाउस का क्या रोल है, गवर्नमेंट वेयर हाउस क्या होते हैं और कॉपरेटिव वेयर हाउस क्या होते हैं। अब हम लोग देखेंगे अपने दूसरे टॉपिक्स नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।